हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने बात की थी मेटल्स, नॉन मेटल्स, उसकी प्रॉपर्टी, किससे मेटल कहते हैं, किससे नॉन मेटल कहते हैं, किसको मेलिएबिलिटी कहते हैं, किसको डक्टिलिटी कहते हैं और सोनोरोस। हमें इतने सारे हमने और उसके लास्ट में हमने एक्सेप्शन देखे थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हियर द पॉइंट इज केमिकल प्रॉपर्टी। लास्ट टाइम हमने फिजिकल प्रॉपर्टी चेक की थी, आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी चेक करेंगे। अब हमें ये देखना है कि अगर कोई मेटल है तो उसके साथ ऑक्सीजन के साथ अगर कोई रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए अगर हम उसको यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है, आयरन और ऑक्सीजन और वाटर, हम उन तीनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है FeOH ट्वाइस। इसको ऐसा बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे FeOH ट्वाइस। देखिए यहाँ पे पहले आयरन है, अगर मान लीजिए कि हमारे घर आयरन है तो वो बाहर अगर पड़ा रहता है तो क्या होता है, उसको काट लग जाता है। ठीक है, तो ये वही है, इस काट का फॉर्मूला है FeOH ट्वाइस, Fe प्लस O2 प्लस H2O। और नीचे है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अगर मैग्नीशियम मेटल है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो हमें मिलता है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए क्या होता है कि मैग्नीशियम में एक एक स्ट्रिप होती है पतली सी, अगर हम उसको जलाए, बाहर हमें दुकान में शॉप में से मिल जाएगी, तो अगर हम उसको जलाए तो हम जब दिवाली में जब फुलझर या ऐसे कोई फायर क्रैकर जब हम करते हैं तो उसमें जैसी रोशनी होती है वैसी रोशनी हमें मैग्नीशियम में मिलती है, तो उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे क्या, अब हमें सॉरी हमने क्या किया कि जो आयरन था, ठीक है, उसका रस्ट हमने इकट्ठा किया। देखिए यहाँ पे Fe प्लस O2 प्लस H2O, जैसे मैंने बोला काट, तो उसको बोलते हैं रस्ट। तो अब क्या होता है कि उस रस्ट को हम कोई भी टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और वो पानी के साथ मिक्स कर देते हैं इस तरह से टेस्ट ट्यूब में। और फिर जब हम लिटमस पेपर से हमें टेस्ट करना है कि हमें लिटमस पेपर के टेस्ट में क्या मिला है, तो हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें साफ दिखाई देता है कि हमें यहाँ पे रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर के साथ उसको टेस्ट करना है और ऑब्जर्व करना है। अगर ये रेड लिटमस पेपर है, हम उसको जब भी रस्ट में हम उसको उसके साथ मिक्स करेंगे तब लिटमस पेपर जब हम बाहर निकालेंगे तो जो रेड है वो उसका कलर है वो ब्लू हो जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि उसका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है। जब भी रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको बेसिक नेचर बोलते हैं। जब ब्लू लिटमस पेपर होते हैं और वो रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको एसिडिक नेचर कहते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखनी है। अब देखिए कॉपर, डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड। हमने भी देखा होगा कि हमारे घर अगर कॉपर के कोई मटेरियल्स के कोई बर्तन होते हैं, ठीक है, कोई ग्लास या कुछ भी, तो उस पे जब टाइम जाता है तब उस पे ग्रीनिश, जैसे सरफेस पे ग्रीनिश ग्रीनिश पॉइंट्स यानी धब्बे हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, अगर हम कहें कि वो जो धब्बे होते हैं, ठीक है, ग्रीनिश कलर के, तो आखिर उस ग्रीनिश कलर में क्या होता है, तो मैं डायरेक्टली आपको ये कह दूँ कि वहाँ पे प्रोसेस होती है। अब देखिए यहाँ पे कॉपर प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2, कॉपर है उसके साथ पानी रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वायु सभी। अब जब भी ये सभी गैस एक साथ इकट्ठे होते हैं और कॉपर के साथ प्रोसेस करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो हमें मिलता है CuOH ट्वाइस।
उसको बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर हाइड्रोक्साइड। और CuCO3 तो उसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। नाउ अब एक और हम एक्टिविटी करते हैं। अब इस एक्टिविटी में क्या करना है कि हमें देखिए ऐसी एक स्पून लेनी है, इम्प्रोवाइज्ड डिफ्लेगेटिंग स्पून, लेकिन हम सिर्फ स्पून बोलेंगे क्योंकि ये एक्टिविटी है, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे स्पून में हमें सल्फर पाउडर लेना है, फिर उसको हीट करना है, फिर हमें यहाँ पे जो ये दिया गया है वेसल, हम उसके अंदर ये रखनी है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, उसके अंदर रखनी है और ऊपर से वो बंद कर देना है, मतलब एयर है वो अंदर नहीं जानी चाहिए। तो फिर उसकी जो वेपर है वो धीमे धीमे वो कूल होगी और वहाँ पे वेपर है वो निकलती जाएगी। तो जब वो वेपर धीमे धीमे कन्वर्ट हो जाएगी, तब हम उसको एक अलग ही हम उसका सॉल्यूशन है उसको हम लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करेंगे। तो लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि ब्लू लिटमस पेपर है, जब हम उसके साथ टेस्ट करेंगे तो ब्लू लिटमस वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसका नेचर है वो एसिडिक है या बेसिक, ठीक है। तो वो हमें पता करना है। और यहाँ पे इस सल्फर का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे एक रिएक्शन हमें समझाई गई है कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। देखिए हमने क्या सल्फर का पाउडर लिया था और हीट किया था, तो वो ऑक्सीजन के साथ अगर प्रोसेस होती है तो उसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। फिर उसमें वाटर डालते हैं, जब उसमें वाटर डालते हैं तब जब रिएक्शन होती है तब बनता है H2SO3, यानी उसको बोलते हैं सल्फरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड हम ऐसा बोलेंगे, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड। अब देखिए H2SO3 है तो उसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। अगर वहाँ 3 की जगह 4 होता है H2SO4 तो उसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन हमें सिर्फ अभी सल्फ्यूरस एसिड ही हमें रिमेम्बर करना है। अब है रिएक्शन विथ मेटल। कौन कौन सी रिएक्शन है वो वाटर के साथ होती है या नहीं। तो एक यहाँ पे मैं आपको कह दूँ कि जो सोडियम मेटल होती है वो बहुत ही रिएक्टिव होती है, ठीक है। वो ऑक्सीजन के साथ जल्दी ही प्रोसेस कर जाती है। हाँ, उसको केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि क्या होता है कि केरोसिन है उसकी जो प्रॉपर्टी है, अगर हम उसको खुली हवा में रखें तो वो जल जाएगा। और दिवाली में जो छोटे पटाखे जब हम फोड़ते हैं ना, तब जैसे आवाज़ आती है वैसी आवाज़ आती है, जिसको पॉपअप बोलते हैं। हाँ, तो पॉपअप में जैसी आवाज़ आती है उसकी आवाज़ इसमें आती है। अगर सोडियम का पीस बड़ा है तो वो काफ़ी हैज़ार्डस है हमारे लिए, तो हमें उससे दूर रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.5। हमें इनमें क्या करना है कि हमें एक बीकर लेना है। बीकर में हमें छोटा सा सोडियम मेटल का पीस लेना है, ठीक है, छोटा सा पीस है सोडियम मेटल। अब फिल्टर पेपर की मदद से हम पहले उसको ड्राई करेंगे और फिर उसको हम कॉटन का कोई भी पीस है उसमें वो रख देंगे और फिर उसको हम वापस बीकर में रख देंगे। फिर हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि बीकर में क्या होता है। तो यहाँ पे जब सोडियम का टुकड़ा है, सोडियम का जो पीस है वो काफ़ी चलेगा, ठीक है। और जब वो सॉल्यूशन है, जब हम टेस्ट करेंगे उसकी लिटमस पेपर से, तो लिटमस पेपर की मदद से अगर हम टेस्ट करेंगे तो जो रेड कलर होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको बोलते हैं बेसिक नेचर। तो ये हमें याद रखना है कि वो रेड में से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि
जो नॉन मेटल्स है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, ये हमें याद रखना है। नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, वो वाटर में स्टोर हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल में फॉस्फोरस वो नॉन रिएक्टिव मटेरियल मेटल है। इफ़ इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर, और हमें उसका ध्यान रखना है कॉन्टेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसका कांटेक्ट हो जाता है, तो उसको हम पानी में स्टोर कर सकते हैं। पानी में ही करना चाहिए क्योंकि हमारे लिए ये इजी है। अब हमें यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ एसिड, कौन है वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है, कौन है नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है, ये सभी हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और आयरन है, वो अगर हम उसको HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस है वो जल्दी से क्रिएट हो जाता है, हाइड्रोजन वायु प्रोड्यूस हो जाता है। और कॉपर है, चारकोल है और सल्फर है, तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर उसको करेंगे तो ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्पीड में हो जाएगी और ये नहीं होगी। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, तो वहाँ पे भी वो H2 वायु है वो प्रोड्यूस यहाँ पे होता है और यहाँ पे कोई रिएक्शन है वो नहीं होती है। और यहाँ पे सेम इट इज़ कि वो यहाँ पे काफ़ी स्पीड से रिएक्शन होती है और यहाँ पे नहीं होती है। तो ये काफ़ी इजी है, हमें पूरा का पूरा चार्ट हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारी एक्टिविटी है। अब हम जाएंगे हमारे एक एक्टिविटी की और। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि हमें कोई एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में। फिर उसमें 3-4 प्लेट से वो छोटी छोटी जो होती है उसको वाटर में डालेंगे और फिर उसका एक ड्रॉप है वो एल्यूमिनियम फॉइल में हम डालेंगे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो अब क्या करते हैं कि जब वो बीकर में से सॉल्यूशन हम रख देते हैं तब उसके माउस के आगे हम क्या करेंगे कि हम एक मैच स्टिक से ऑब्जर्व करेंगे। मैच स्टिक से ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन वायु है वो क्रिएट होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन वायु है वो क्रिएट होता है, इसलिए वहाँ पे पॉप जैसा आवाज़ आएगा। हमें पता ही है कि वो आवाज़ यानी थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर बड़े स्केल पे अगर हम प्रोसेस करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हमारा है नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे हमें क्या करना है या अच्छे से आप सीख लीजिए डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस किसको कहते हैं। अगर आप अच्छे से यहाँ पे लर्न कर लेंगे तो आपको दूसरे पेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लर्न करने के लिए, इस एक पेज में ही सभी समझ में आ जाएगा। देखिए बीकर ए, यहाँ पे 5 बीकर दी गए हैं, ठीक है। पहला बीकर है उसमें है कॉपर सल्फेट और फिर है जिंक। दूसरा है CuSO4 कॉपर सल्फेट और आयरन Fe। थर्ड वन है ZnSO4 और कॉपर। फोर्थ वन FeSO4 और कॉपर। फिफ्थ है ZnSO4 और Fe। अब यहाँ पे क्या होता है ये हमें देखना है कि इन जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डिटेल में। देखिए सबसे पहले CuSO4 और जिंक उसको मिक्स करते हैं। आपका बीकर ए है, ठीक है, ZnSO4 प्लस जिंक। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब उसकी प्रोसेस धीमे धीमे होती है तो ये जिंक होता है वो SO4 के बाजू में वो अपनी जगह बना लेता है। देखिए हम क्लास में क्या करते हैं कि हमें कोई भी बेंचेस पे अगर बैठना है तो दूसरे को हम उठा देंगे कि भाई तू वहाँ पे चला जा, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। तो सेम टू सेम ये वही इसी तरह का है। जिंक है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ क्या बनेगा ZnSO4 और कॉपर है वो कॉपर यहाँ पे आ जाएगा।
तो जिंक ZnSO4 उसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, और कॉपर है वो अलग हो जाएगा। ZnSO4 का कलर है कलरलेस। तो इस तरह से सभी जो होती है यहाँ पे जो भी लिए हमने, ठीक है, यहाँ पे CuSO4 और Fe लिया है, तो क्या होता है कि Fe है वो SO4 के साथ रिएक्ट कर लेता है और कॉपर है वो अलग हो जाता है। यहाँ पे कॉपर है और ZnSO4 है, तो कॉपर है वो SO4 के साथ रिएक्शन कर लेता है, और जिंक है उसको हम अलग कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको पता चला। और हाँ, यहाँ पे बीकर डी और ई में किसी की भी प्रोसेस नहीं होती है। बीकर डी और ई में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि उसका जो एक नंबर होता है कि कौन किससे ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं बताऊँ मैं आपको, उसको बोलते हैं मोर रिएक्टिव। यहाँ पे देखिए बीकर ए में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे कौन कौन से है, एक तो है कॉपर और एक तो है जिंक। यहाँ पे जस्ट मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे कॉपर है, तो वहाँ पे रिएक्शन होती है क्योंकि जिंक है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से ज़्यादा। अब यहाँ पे FeO और CuSO4 के साथ रिएक्शन करता है, तो वो जब ज़्यादा प्रोसेस करता है तो उसको बोल दे कि Fe वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है। तो जब जहाँ पे जो लेस रिएक्टिव होगा वहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, जहाँ पे मोर रिएक्टिव होगा वहाँ पे प्रोसेस होगी। अब हमारा लास्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें पता ही है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को सभी जगह यूज़ होते हैं, ठीक है। अब एरोप्लेन्स ले ले, ट्रेन्स ले ले, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल, कुकिंग, वाटर बॉयलर्स, सभी में उसका यूजेस है वो होते हैं। थोड़े ऐसे भी है जो हमें लर्न करने हैं। नॉन मेटल एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। हमें पता ही है कि अगर कोई एनिमल है तो वो जब रिस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, वो ब्रीथिंग करते हैं, तो उसकी लाइफ के लिए जीना है वो ज़रूरी है। तो जो नॉन मेटल है उसमें वो उसका यूज़ किया जाता है। दूसरा है नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नॉन मेटल का यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स में ताकि क्रॉप को ग्रो करा सके, प्लांट को ग्रो करा सके। नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन में भी नॉन मेटल का यूज़ किया जाता है। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। अगर हमें कहीं पे भी लग जाता है तो ठीक है, तो उस पे कोई लगाने के लिए जब कोई लिक्विड आता है वो एंटीसेप्टिक है, तो वो पर्पल कलर का होता है और वो नॉन मेटल को इसमें यूज़ किया जाता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। क्रैकर्स में भी नॉन मेटल्स का यूज़ किया जाता है। तो ये सा हमारा एक अच्छा सा और स्मॉल सा हमारा ये चैप्टर, ठीक है, आप अच्छे से एक बार लर्न कर लीजिए। मैंने आपको PDF भेज दी है, आप उसमें से भी आप लर्न कर सकते हैं। काफ़ी इजी चैप्टर है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, और बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है। हमारे 4 चैप्टर है वो यहाँ पे पूरे होते हैं। नेक्स्ट टाइम हम एक न्यू चैप्टर के साथ हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप अपनी बुक में ये चारों के चारों चैप्टर है वो लिख लीजिए। बाकी के PDF में आपको जब जब चैप्टर में हम लर्न करेंगे तब तक मैं आपको सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।